वेलकम स्टूडेंट्स। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एसी थ्रू आर रजिस्टर का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि एन एसी वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट्स पीक मैक्सिमम इज कनेक्टेड टू 100 ओम रजिस्टर आर। हमें कहा गया है कि हमारे पास एक एसी वोल्टेज जिसकी जो वैल्यू है वो 4 वोल्ट्स है, यानी कि वो पीक है, उसकी जो पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें बताई गई है वोल्टेज की कि वो कितनी है, 4 वोल्ट्स। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो हमारे पास ऐसा करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करता रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास करंट है वो टाइम के साथ सबसे पहले तो एक डायरेक्शन में मैक्सिमम तक जाता है, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और फिर दूसरी डायरेक्शन में जाके भी मैक्सिमम तक जाने के बाद वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ लौटता है। तो ये जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है ये कनेक्ट किया गया है 100 ओम रजिस्टर आर से, यानी कि हमारे पास ये जो सर्किट है इसके अंदर एक रजिस्टर आर है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस हमें बताई गई है जो कि है 100 ओम, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। यानी कि एक ऐसी डिवाइस इसमें ज्वाइन की गई है जो कि करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है, तो उसकी रेजिस्टेंस हमें बताई गई है। तो यहाँ पे हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास रजिस्टर के साथ एक वोल्टेज सोर्स भी मौजूद है और इस वोल्टेज का जो सिंबल है वो यहाँ पे आपको मैं शो कर रही हूँ कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर वेव का जो सिंबल होता है ये शो करता है कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के सोर्स यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारा जो सर्किट है वो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। तो आगे हमें क्या कहा गया है कि हमने फाइंड क्या करना है। हमें कहा गया है फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज द फेज ऑफ द करंट एंड वोल्टेज, कि हमारे पास जो करंट और वोल्टेज हैं उनके दरमियान में जो वेव फॉर्म्स हैं उन वेव फॉर्म्स के दरमियान में कोई फेज डिफरेंस है कि नहीं, ठीक है, वो हमने देखना है कि क्या फेज है उनके दरमियान में। फिर सेकंड जो पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द करंट इन आर इन मिली एम्पेयर, कि जो हमारे पास इस रजिस्टर आर में से करंट गुजर रहा है वो हमने देखना है कि कैलकुलेट करके कि कितना है और किन यूनिट्स में हमने उसे कैलकुलेट करना है, मिली एम्पेयर में, ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो ये है कि व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन आर इन मिली वॉट्स, कि हमने पावर भी देखनी है कि जब रेजिस्टेंस के पास कितनी पावर जो है वो खर्च हो रही है मिली वॉट्स में। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस तरह करते हैं कि डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हमें दिया गया है वोल्टेज की पीक वैल्यू यानी कि वी नॉट, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 वोल्ट्स। और उसके बाद हमें रजिस्टर की रेजिस्टेंस बताई गई है जो कि है 100 ओम्स। तो हमने सबसे पहले ए पार्ट में क्या फाइंड करना है, हमने देखना है कि फेज क्या है हमारे पास करंट और वोल्टेज के दरमियान। फिर बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है करंट की। अभी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है करंट की। अब जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट का मैंने आपको बताया था कि उसकी वेव फॉर्म ऐसी होती है जिसमें हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे करंट की आती है वो हमारे पास होती है पीक वैल्यू करंट आई की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट मैंने यहाँ पे लिख दी है कि कहाँ पे आ रही है, जो कि टाइम के साथ हमारे पास करंट वेरी कर रहा है। इस तरह से रूट मीन स्क्वायर हमारे पास वो करंट होता है जो पीक वैल्यू ऑफ करंट को जब हम 0.7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आती है। अभी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है करंट की वो वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की, जो कि उतनी पावर जनरेट कर पाएगा जितना कि एक डीसी करंट जनरेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ कि हमारे पास डीसी करंट क्या होता है। डीसी करंट एक ऐसा करंट होता है जो कि अपना जो अपनी पोलैरिटी है वो चेंज नहीं करता है, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट करंट को शो कर रहा है ग्राफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ऐसी वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट में जो कि उतनी पावर जनरेट करेगा करंट जितना कि एक डायरेक्ट करंट जो है वो पार्ट जनरेट कर सकता है। और इसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी पावर जो है वो डिसिपेट हो रही है
रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने जो पावर है वो कैलकुलेट करनी है कि कितनी है और कितने यूनिट्स में हमने कैलकुलेट करना है उसको मिली वॉट्स में। इसी तरह जो हमने बी पार्ट देखा, जो हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है वो भी हमने फाइंड करनी है मिली एम्पेयर के यूनिट्स में। तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम का। अब हमने देखा कि हमारे पास इस सर्किट में क्या जॉइन है, हमारे पास वोल्टेज सोर्स यहाँ पे मौजूद है, ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज जो सोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और उसी सर्किट में हमारे पास रजिस्टर मौजूद है। तो हम ये जानते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास रजिस्टर होता है उसके अंदर जो हमारे पास करंट होता है, ठीक है, उसे जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि ये हमारे पास अगर करंट की वेव यहाँ पे मौजूद है, तो इसी तरह अगर मैं वोल्टेज की वेव यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको बल्कि दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे पास बिल्कुल ठीक से वेव आए। ये हमारे पास वोल्टेज की वेव ड्रॉ हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास करंट है उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, वेव में, जिसे आई नॉट कहते हैं, वो उसी टाइम पे आ रहा है जब हमारे पास वोल्टेज का जो पीक है, पीक वैल्यू है, वो आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो करंट और वोल्टेज हैं वो इन फेज हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब रेजिस्टेंस होती है, एक रेजिस्टेंस में से हमारे पास जो करंट पास हो रहा होता है और जो उसके क्रॉस वोल्टेज प्रेजेंट होता है, इन दोनों के दरमियान में फेज डिफरेंस नहीं होता। और फेज डिफरेंस ना होने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास वोल्टेज और करंट है, इन दोनों की जो पीक वैल्यूज हैं वो एक ही टाइम पे हमारे पास आ रही हों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज V एंड जो करंट हैं वो फेज में हैं। वोल्टेज एंड करंट I आर इन फेज। ठीक है, और फेज में क्यों है? क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस R है जिसका हमने पढ़ा है कि उसमें ये फेज में होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है भी, उसमें हमने क्या फाइंड करना था, हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी थी, जो कि इक्वल होती है हमारे पास एक फॉर्मूले के थ्रू 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है वो इक्वल होती है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अब देखें कि हमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी पता है और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है। तो उसे यूज करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय V नॉट डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 4 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 100 ohms। जब मैंने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 28 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि 28 मिली एम्पेयर मेरे पास वैल्यू आ गई है करंट की। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने करंट को कैलकुलेट कर लिया है और किन यूनिट्स में कैलकुलेट किया है, मिली एम्पेयर में। तो स्टूडेंट्स अब हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया प्रॉब्लम का। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं जहाँ पे हमने पावर कैलकुलेट करनी थी कि कितनी पावर जो है वो डिसिपेट हो रही है, यानी कि कितनी पावर खर्च हो रही है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो वो हमारे पास इक्वल होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ I का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। तो यहाँ पे हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास मिली एम्पेयर में थी, तो उसे कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास बन जाएगा 0.028, ठीक है, एम्पेयर इसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई ये हो रहा है हमारे पास 100 ओम रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.078 वॉट्स। ठीक है, अब देखिए हमें कहा गया है कि हमने मिली वॉट्स में इसको कैलकुलेट करना है। तो इस तरह करते हैं कि हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया और 10⁻³ से डिवाइड किया। तो इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो ऊपर वाला 10⁻³ है ये हमारे पास मिली वॉट बना देगा, और नीचे वाला जो हमारे पास 10⁻³ है ये डिवाइड हो जाएगा 0.078 से। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 78 मिली वॉट, जो कि हमारे पास पावर आ गई है। तो स्टूडेंट्स हमने तीनों जो पार्ट्स थे प्रॉब्लम के वो सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।